बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान और नुमानी के जाने के बाद सफ्तर, जूलिया और तनवीर आपस में बातें कर रहे थे। इन लोगों की गुफ्तगू का मौजू लॉलीपॉप के आदमियों की हिलाकत था। यह अहमद भी वक्त जाया कर रहा है, जूलिया ने नागवार लहजे में कहा। कौन? इमरान। तनवीर ने चूक कर पूछा। हाँ, इसी की बात कर रही हूँ। अब बजाय इसके कि हम मेजर प्रमोद के सिलसिले में पेशकदमी करें, वो लॉलीपॉप के आदमियों का इंतकाम लेने चल दिया है, जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। मिस जूलिया, वो बेचारे भी तो हमारे ही चक्कर में मारे गए हैं, सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये भी तो हो सकता है कि लॉलीपॉप की तलाश में दोबारा इसके क्लब पर हमला करके वहां कत्लो गारत की जाए, तनवीर ने कहा। और ठीक इसी लम्हे मेज पर रखे फोन की घंटी बज उठी तो सफ्तर ने चूंकते हुए फोन की तरफ देखा और फिर हाथ बढ़ाकर उसने रिसीवर उठा ली। यस, सफ्तर ने मुख्तसर कहा। लॉलीपॉप बोल रहा हूँ जनाब, प्रिंस से बात कराएं। दूसरी तरफ से लॉलीपॉप की मुस्तरबाना आवाज सुनाई दी। वो यहाँ मौजूद नहीं है, तुम्हारे क्लब पर हमला करने वालों की तरफ गया है। खैरियत तो है? सफ्तर ने पूछा। अभी अभी मेरे आदमी ने इतला दी है कि जैक्सन अपने होटल से निकला है और इसके साथ 4 मुसल्लह अफराद हैं और वो एक गाड़ी में कहीं जा रहे हैं। मेरा आदमी उनका पीछा कर रहा है और उनका रुख मेरे क्लब की तरफ है, लॉलीपॉप ने कहा। ओह, क्या ये कन्फर्म बात है कि वो लोग तुम्हारे क्लब ही जाएंगे? सफ्तर ने चूकते हुए पूछा। नहीं, हो सकता है कि रास्ते में वो किसी और तरफ मुड़ जाए। बहरहाल वहां पहुंचने में उन्हें 10 मिनट तब ही कंफर्म हो सकेगा। मैंने प्रिंस से पूछना था कि क्या मैं अपने आदमियों को उनका मुकाबला करने की हिदायत करूं, लॉलीपॉप ने कहा। नहीं, तुम इन्हें हुक्म दो कि वो सिर्फ अपनी हिफाजत करें। प्रिंस से बात करने का वक्त नहीं है। मैं और मेरा एक साथी वहां पहुंचते हैं। अपने एक आदमी को हिदायत कर दो कि वो क्लब के बाहर रहे और वहां हमारे वहां पहुंचने पर हमसे मुलाकात करे। हम टैक्सी में जाएंगे और मेरा ख्याल है कि अगर वहां पुलिस मौजूद हुई तो जैक्सन हंगामा करने से गुरेज करेगा। क्या नाम है तुम्हारे आदमी का जिसे तुम बाहर भेजोगे? सफ्तर ने मुसलसल बात करते हुए पूछा। उसका नाम कैंडी है, आप उसका नंबर ले लें और इससे रब्ता करके पोजीशन मालूम कर लें, लॉलीपॉप ने जवाब देते हुए कहा। और कैंडी के मोबाइल फोन का नंबर दे दिया तो सफ्तर ने रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। मैं भी चलती हूँ, जूलिया ने सोफे से उठते हुए कहा। नहीं मिस जूलिया, आपको जैक्सन पहचान लेगा जबकि वो हमें नहीं जानता, तनवीर ने कहा। आओ तनवीर, जल्दी करो, सफ्तर ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा। और फिर वो दोनों कंपाउंड के गेट पर पहुंचे तो वहां पिकार्डली मुस्तैदी से पहरा दे रहा था। सफ्तर ने उसे होशियार रहने की ताकीद की और गेट खोलकर बाहर आ गया। इत्तेफाक से बाहर आते ही उन्हें एक टैक्सी मिल गई। थर्ड वर्ल्ड रेस्टोरेंट, जल्दी चलो, 5 मिनट में वहां पहुंचने की कोशिश करो, सफ्तर ने पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलकर बैठते हुए कहा। तो टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से टैक्सी आगे बढ़ा दी, जबकि तनवीर दूसरी साइड से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। सफ्तर ने जेब से मोबाइल फोन निकाला और कैंडी के नंबर प्रेस करने लगा। हेलो, कैंडी स्पीकिंग। राब्ता मिलते ही कैंडी की आवाज सुनाई दी। मैं प्रिंस का साथी बोल रहा हूँ। कैंडी, क्या जैक्सन की कार तुम्हारे क्लब की तरफ जा रही है? सफ्तर ने पूछा। नहीं सर, वो सिग्नल बंद होने के सबब मार्स रोड पर रुकी हुई है। शाम का वक्त है, इस वक्त सड़कों पर बेहद रश होने की वजह से ट्रैफिक बहुत सुस्त है। अगले सिग्नल पर पहुंचकर क्लब वाली सड़क पर मुड़ गया तो यकीनन फिर हमारे क्लब ही जाएगा, कैंडी ने कहा। अगले सिग्नल तक कितनी देर में तुम पहुंचोगे? सफ्तर ने पूछा। रश के सबब 6-7 मिनट लग जाएंगे। आप कहाँ हैं? कैंडी ने जवाब देते हुए कहा। हम टैक्सी में प्रिंस रोड पर हैं। कोई और सड़क बताओ कि हम जैक्सन से पहले तुम्हारे क्लब पहुंच जाएं, सफ्तर ने सामने देखते हुए कहा। आप टैक्सी ड्राइवर से कहें कि वो आपको शॉर्ट कर रास्ते से क्लब पहुंचा दे, कैंडी ने कहा। ओके, अगर जैक्सन तुम्हारे क्लब वाली सड़क पर मुड़े तो मुझे इसी नंबर पर कॉल करके बता देना। ओके।
सफ्तर ने कहा और मोबाइल फोन ऑफ कर दिया। सुनो, मार्स रोड पर बहुत रश है, तुम शॉर्टकट रास्ते से हमें ले चलो, सफ्तर ने टैक्सी ड्राइवर से मुखातब होकर कहा। तो ड्राइवर ने इस बात में सर हिला दिया और चौराहे से बाएं जानब मुड़ गया। फिर दो तीन जिली सड़कों से गुजरकर वो लॉलीपॉप के क्लब वाली सड़क पर पहुंचा और 1 मिनट बाद इसने थर्ड वर्ल्ड रेस्टोरेंट इन नाइट क्लब के गेट पर टैक्सी रोक दी। सफ्तर और तनवीर टैक्सी से नीचे उतरे और किराया अदा करके गेट से चंद कदम आगे बढ़ गए। वहां वो रुके ही थे कि सफ्तर के मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। तो सफ्तर ने फौरन ही जेब से मोबाइल फोन निकालकर ऑन कर दी। हेलो, सफ्तर ने मुख्तसरन कहा। सर, वो क्लब वाली सड़क पर मुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से कैंडी की आवाज सुनाई दी। ठीक है, आने दो, हम गेट के बाहर मौजूद हैं। उनकी गाड़ी का नंबर और रंग बता दो, सफ्तर ने कहा। ब्लैक कलर की शराड है और जैक्सन खुद ड्राइविंग कर रहा है, कैंडी ने कहा। और फिर इसने नंबर भी बता दिया। ओके, तुम लॉलीपॉप को फोन करके बता दो कि हम यहाँ मौजूद हैं और उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सफ्तर ने तेजी से कहा और मोबाइल फोन ऑफ करके इस सिमत देखने लगा जिस तरफ से जैक्सन की कार ने आना था। तनवीर, क्या ख्याल है, जैक्सन को खत्म करना है या पकड़ कर ले जाना है? चंद लम्हों बाद सफ्तर ने तनवीर से पूछा। मेरा ख्याल है कि पकड़ने के चक्कर में कहीं वो बचकर ना निकल जाए, इसलिए उसे हलाक करना ही मुनासिब रहेगा। लेकिन यहाँ खड़े रहने की बजाय रेस्टोरेंट के हॉल में बैठकर इसका इंतजार करना चाहिए। फिर जैसे हालात होंगे देख लिया जाएगा। हो सकता है वो हमें यहाँ खड़े देखकर होशियार हो जाए, तनवीर ने कहा। तो सफ्तर ने तायद में सर हिलाया और पलटकर तनवीर के साथ गेट की तरफ बढ़ गया। रेस्टोरेंट के गेट पर एक आदमी हाथों में मशीन गन लिए खड़ा था। शक्ल और हुलिये से वो लॉलीपॉप का साथी लगता था। इसने गौर से सफ्तर और तनवीर की तरफ देखा लेकिन खामोश रहा। वो दोनों अंदर आए और हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। वहां भी एक शख्स मशीन गन कंधे से लटकाए घूम रहा था। तनवीर और सफ्तर हॉल में दाखिल हुए तो वहां चंद लोग बैठे दिखाई दिए, जबकि 3-4 वेटर हॉल में सर्विस दे रहे थे, जबकि काउंटर पर एक 1.5 उम्र शख्स खड़ा था। काउंटर मैन ने सफ्तर और तनवीर को गौर से देखा। वो दोनों काउंटर के सामने ही एक खाली मेज पर बैठ गए। फौरन ही एक वेटर ने उनकी मेज पर पहुंच गया, मगर इसके बोलने से पहले ही सफ्तर ने उसे चंद मिनट बाद आने की हिदायत की तो वो आगे बढ़ गया। मेरा ख्याल है कि काउंटर मैन से बात करके कह दो कि वो तमाम वेटर्स को नीचे क्लब में ले जाए और तहखाने का रास्ता बंद रखे, तनवीर ने सफ्तर से कहा। तो सफ्तर ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो उठकर काउंटर पर पहुंचा ही था कि हॉल के दरवाजे से आने वालों को देखकर वो चूक पड़ा। हार्वर्ड स्ट्रीट पर पहुंचकर इमरान को दूर से ही खावर की कार दिखाई देने लगी, जो कि एक बंगले के गेट के सामने खड़ी थी। लेकिन करीब पहुंचने पर कार में खावर नजर ना आया तो वो चूक पड़ा। उसने इधर उधर देखा तो खावर कहीं दिखाई ना दिया और फिर उसने बंगले के पहलू में दीवार पर लिखा बंगला नंबर देखा तो फिर वो 13H ही था। नुमानी, होशियार हो जाओ, खावर नजर नहीं आ रहा, इसकी कार खाली है। इमरान ने चंद कदम आगे आकर कार रोकते हुए अकबी नशिस्त पर बैठे नुमानी से कहा तो वो भी चूक पड़ा। हो सकता है कि वो किसी जगह छुपा हुआ हो, नुमानी ने इधर उधर देखते हुए कहा। नहीं, उसकी गाड़ी इन्हीं लोगों के बंगले के गेट पर खड़ी है और जिनका वो ताकुब करता रहा है। यकीनन वो लोग उसे अंदर ले गए हैं, वरना खावर इतना बेवकूफ नहीं कि गाड़ी उनके गेट के सामने खड़ी करता। इमरान ने कार से उतरते हुए कहा, आप इसे वॉइस ट्रांसमीटर पर कॉल करके मालूम कर लें। मानी ने भी कार से नीचे उतरते हुए कहा, तुम भी गधे हो, अगर वो उनकी गिरफ्त में हुआ तो कॉल कैसे रिसीव करेगा? आओ, इमरान ने गुस्से से कहा और पलट कर एक तरफ चल दिया। नुमानी इसके पीछे था। 2 कदम चलने के बाद वो सड़क पार करके मतलूबा बंगले के करीब आ गए और फिर बंगले के गेट की तरफ बढ़े। गेट बंद था। करीब पहुंचकर इमरान ने पहले खावर की कार में झांका तो इग्निशन में चाबी मौजूद थी, लेकिन कार में किसी हंगामा हराई के आसार नजर ना आ रहे थे। तब इमरान गेट के पास आया और नुमानी को अपने आगे खड़ा करके कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया और फिर जेब से रिवॉल्वर निकाला और नुमानी की कनपट्टी से लगा दिया।
نعمانی نے فوراً ہاتھ بلند کر لی۔ اسی لمحے گیٹ کا ذیلی دروازہ کھلا اور اندر سے کسی نے باہر جھانکا۔ او کیا بات ہے، کون ہو تم لوگ؟ اندر سے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ جلدی گیٹ کھولو، یہ شخص پکیشیائی ایجنٹ ہے اور کی ہول سے اندر جھانک رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے کہا۔ تم کون ہو؟ اندر کھڑے شخص نے عمران سے پوچھا۔ شٹ اپ، مجھے چیف مارشل ڈربن نے اس آدمی کی پہچان کے لیے بھیجا ہے جو اس گاڑی میں بنگلے کی نگرانی کر رہا تھا۔ چیف کو اطلاع ملی تھی کہ تم لوگوں نے اسے پکڑ لیا ہے، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو اندر کھڑے شخص نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا۔ اس آدمی کے کندھے سے مشین گن لٹک رہی تھی جس نے گیٹ کھولا تھا۔ عمران نے نعمانی کو اندر دھکیلا اور خود بھی اندر آ گیا۔ اس نے اندر آتے ہی ایک ہی نظر میں کمپاؤنڈ اور برآمدے کا جائزہ لے لیا تھا۔ چوکیدار کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا۔ گیٹ بند کر دو، دوسرا پکیشیائی کہاں ہے جسے پکڑا گیا ہے؟ عمران نے چوکیدار سے سخت لہجے میں پوچھا۔ اندر باس کے کمرے میں۔ کیا یہ اسی کا ساتھی ہے؟ چوکیدار نے غور سے نعمانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اگر میں بروقت اسے اندر جھانکتے ہوئے نہ دیکھ لیتا تو یہ نکل جاتا۔ تم ہوشیاری سے پہرا دو، میں اسے اندر لے جا رہا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو چوکیدار گیٹ بند کرنے لگا۔ اس کا رخ بدلتے ہی عمران پھرتی سے پلٹا اور اس نے چوکیدار کو دبوچ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مار دیا۔ چوکیدار کی کرا اس کے منہ میں ہی دب کر رہ گئی اور وہ لڑکڑا کر فرش پر آ گرا۔ اگلے ہی لمحے وہ ہوش و آواز کی دنیا سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ عمران نے نعمانی کو اس کی مشین گن اتارنے کا اشارہ کیا تو نعمانی نے چوکیدار کے کندھے سے مشین گن اتار لی اور عمران اسے ساتھ لیے دبے پاؤں برآمدے کی طرف بڑھ گیا۔ برآمدے میں کوئی نہیں تھا، راہداری بھی ویران پڑی تھی۔ اس میں صرف ایک کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس کمرے سے آنے والی آوازیں سن کر عمران چونک پڑا۔ اس نے نعمانی کو راہداری کے پہلے کمرے کے پاس رکنے کا اشارہ کیا اور خود وہ دبے پاؤں تیسرے کمرے کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ عمران نے اندر جھانکا اور سچویشن دیکھتے ہی میز کے پیچھے کھڑے کشادہ کندھوں والے شخص پر فائر کھول دیا جو اپنے ہاتھ میں موجود ریوالور سے خاور کو نشانہ بنانے ہی والا تھا۔ اس آدمی کے منہ سے کربناک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور گر گیا۔ بے آواز گولی نے اس کے کاندھے میں سوراخ کر دیا تھا۔ عمران نعمانی کو ہاتھ سے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور بائیں جانب کھڑے فرینچ کٹ داڑھی والے سفید فام پر ریوالور تان لیا۔ میز کے پاس کھڑی نوجوان لڑکی حیرت سے عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہاتھ بلند کر لو، کسی نے ذرا بھی حرکت کی تو دوسری دنیا میں پہنچا دوں گا، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ خاور نے اپنی گرفت میں موجود سفید فام کو چھوڑتے ہوئے دھکا دیا اور وہ لڑکھڑا کر کمرے کے وسط میں آ گیا۔ اسی لمحے نعمانی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے میز کے پیچھے کھڑے شخص پر مشین گن تان لی۔ زخمی شخص کندھے کے زخم کو ہاتھ سے دبائے کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ زخمی شخص نے جبڑے بھینچتے ہوئے عمران سے پوچھا، مگر عمران نے کوئی جواب نہ دیا۔ تم سب ہاتھ بلند کر لو، ہری اپ، نعمانی نے لڑکی اور دونوں سفید فاموں سے تحکمانہ لہجے میں کہا تو انہوں نے ہاتھ بلند کر لیے۔ کیا یہی انہی کا باس ہے؟ عمران نے خاور کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جی ہاں، اس کا نام مارٹر ہے۔ یہ تینوں اس کے ماتحت گرو میکو، مارتھا اور آرنلڈ ہیں۔ خاور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پہلے آرنلڈ کی جیب سے ریوالور نکالا، اس کے بعد گرو میکو کی جیبوں سے اپنا اور اس کا ریوالور نکال کر پیچھے ہٹ گیا۔ تم کیسے ان کے ہاتھ آئے؟ عمران نے مارٹر کی طرف دیکھتے ہوئے خاور سے پوچھا تو خاور نے تفصیل بتا دی۔ مارٹر کے کندھے کے زخم سے خون نکل رہا تھا اور اس کا لباس خون سے تر ہوتا جا رہا تھا جسے وہ ہاتھ سے دبا کر روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مارٹر، تم نے لالی پاپ کے ریسٹورنٹ میں 4 بے گناہوں کو قتل کیا ہے۔ تمہارے ساتھ 4 آدمی ہیں، 2 یہ ہیں اور تیسرے کی لاش میں گیٹ کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ تمہارے باقی ساتھی کہاں ہیں؟ عمران نے مارٹر کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ شٹ اپ، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، ہتھیار پھینک کر ہاتھ بلند کر لو، مارٹر نے غضبناک لہجے میں کہا۔ صرف میرے سوال کا جواب دو، عمران نے کہا اور ساتھ ہی اس نے آرنلڈ پر فائر کھول دیا اور آرنلڈ چیختا ہوا فرش پر گرا اور ڈھیر ہو گیا۔
सलेंसर लगे रिवॉल्वर की गोली उसकी गर्दन के पार हो गई थी। गुरुमीकू और माथा के चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए थे और वो खौफजदा निगाहों से फर्श पर तड़पते आर्नल्ड की तरफ देख रहे थे। जवाब देते हो या तुम्हारी खोपड़ी भी उड़ा दूं? इमरान ने घुराते हुए मार्टर से पूछा और ठीक इसी लम्हे उसके अकब से एक रिवॉल्वर की नाल उसकी पुश्त से आ लगी। इमरान ने चूकते हुए मुड़ने की कोशिश की। खबरदार, रिवॉल्वर फेंक कर तुम सब लोग हाथ उठा लो वरना छलनी कर दूंगा। अकब से गुराट अमेज आवाज बुलंद हुई तो खावर और नुमानी ने बेख्तियार इमरान की तरफ देखा। इसके अकब में एक सफेद फार्म मशीन पिस्टल इमरान की पुश्त से लगाई खड़ा था। ठीक है, रिवॉल्वर तुम पकड़ लो, इमरान ने रिवॉल्वर वाला हाथ अकब में करते हुए कहा और साथ ही ट्रैगर दबा दिया। गोली पीछे खड़े शख्स के पेट में लगी और वो चीखता हुआ फर्श पर आ गिरा। ठीक इसी लम्हे मार्टर ने झुककर तेजी से अपना रिवॉल्वर फर्श से उठाया ही था कि इमरान ने फायर कर दिया। मार्टर के सर में सुराख हो गया और वो फर्श पर गिर गया। इमरान को मार्टर की तरफ मुतवज्जो देखकर गुरुमीकू ने फुर्ती से नुमानी पर छलांग लगा दी, लेकिन वो चीखता हुआ रास्ते में ही गिर गया। खावर के रिवॉल्वर की गोली ने उसके सीने में सुराख कर दिया, जबकि मार्था खौफ की शिद्दत से आंखें फाड़े अपने साथी की लाशें देख रही थी। जैक्सन और उसके चारों साथियों ने लॉलीपॉप के रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही अपने लिबासों से मशीन पिस्टल निकालकर हाथों में संभाले और हाल में इधर उधर खड़े हो गए, जबकि दराज कामत और कवि हैकल जैक्सन काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। काउंटर मैन और काउंटर के पास खड़ा सफेद फार्म दोनों इसकी तरफ देख रहे थे। करीब आकर जैक्सन ने गौर से सफेद फार्म को देखा। यस सर, हुक्म कीजिए, काउंटर मैन ने खौफजदा अंदाज में जैक्सन की तरफ देखते हुए मुतबाना लहजे में कहा। क्या नाम है तुम्हारा? जैक्सन ने उसकी तरफ मुतवज्जो होकर सख्त लहजे में पूछा। फिलोरा, काउंटर मैन ने जवाब दिया। क्या तुम मुझे पहचानते हो? जैक्सन ने पहले वाले लहजे में पूछा। जी हाँ, आप पेरिस होटल के मालिक मिस्टर जैक्सन हैं, काउंटर मैन ने घबराए हुए लहजे में कहा। गुड, अब तुम ये बताओ कि लॉलीपॉप कहाँ है? जैक्सन ने सर हिलाते हुए कहा। मालूम नहीं सर, वो दोपहर से गायब है। आपसे पहले भी कुछ लोग इससे मिलने आए थे और हमारे 4 आदमियों को कत्ल करके चले गए, काउंटर मैन ने खौफजदा लहजे में कहा। तुम लोगों ने लॉलीपॉप को इनके कत्ल की इतला तो दे दी होगी, जैक्सन ने उसे घूरते हुए पूछा। नहीं जनाब, हमें इसके बारे में मालूम होता तो जरूर इतला देते, काउंटर मैन ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। देखो, मुझे लॉलीपॉप का एड्रेस चाहिए, नहीं बताओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे पहले वाले साथियों जैसा होगा। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे जितने भी आदमी यहाँ और नीचे तहखाने में हैं सब मारे जाएंगे। जिंदा रहने की ख्वाहिश है तो बताओ, लॉलीपॉप कहाँ छुपा हुआ है? जल्दी बताओ, जैक्सन ने बुलाते हुए कहा। यकीन कीजिए, किसी को भी मालूम नहीं कि वो कहाँ है, काउंटर मैन ने खौफ से लरजते हुए कहा। तुम लोग नीचे जाओ और अगर लॉलीपॉप के बारे में कोई ना बताए तो सबको भून डालो, जैक्सन ने अपने साथियों की तरफ देखते हुए तहकमाना लहजे में कहा। तो वो चारों हाल की दूसरी जानब बढ़ने लगे। मैं बताता हूँ, दफ्तर काउंटर के पास खड़े शख्स ने आहिस्ता से जैक्सन को मुखातिब करके कहा। तो इसकी बात सुनकर जैक्सन बेख्तियार उसकी तरफ मुड़ा और इसी लम्हे सफेद फार्म ने जेब में मौजूद हाथ बाहर निकालकर हाथ में दबे हुए रिवॉल्वर की नाल जैक्सन के सीने पर रख दी। एक लम्हे के लिए जैक्सन की आंखें हैरत से फैल गईं और फिर इससे पहले कि वो कोई हरकत करता, सफेद फार्म ने दूसरा हाथ इसके पिस्टल वाले हाथ पर मारा और जैक्सन के हाथ से मशीन पिस्टल छूट गया। अपने आदमियों को वापस बुलाओ वरना तुम्हारे सीने में गोली उतर जाएगी, सफेद फार्म ने बुलाते हुए कहा। ओ, तुम कौन हो? जैक्सन ने संभलने वाले अंदाज में कहा। शट अप, सफेद फार्म ने हलक के बल चीखते हुए कहा। तो हाल के इख्तिताम पर पहुंच जाने वाले उसके साथी यकदम पलट कर उसकी तरफ देखने लगे। जैक्सन की जिंदगी चाहते हो तो पिस्टल फेंक कर हाथ उठा लो, सफेद फार्म ने जैक्सन की पुश्त की आड़ लेते हुए उसके आदमियों को हुक्म दिया। अब उसने जैक्सन की पुश्त से रिवॉल्वर लगा रखा था और उसके साथी अपनी जगह खड़े सफेद फार्म को घूर रहे थे। जैक्सन को छोड़ दो, तुम्हें मालूम नहीं कि ये पेरिस होटल का मालिक है, दफ्तर काउंटर के सामने वाली मेज पर बैठे एक सफेद फार्म ने उठते हुए गुस्सीले लहजे में कहा और काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। तुम कौन हो? जैक्सन ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पुलिस इंस्पेक्टर,
یہ رہا میرا کارڈ، دوسرے سفید فام نے قریب آ کر کہا اور جھک کر فرش سے جیکسن کا مشین پسٹل اٹھا لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے سیدھے ہوتے ہوئے مشین پسٹل کا رخ جیکسن کے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ مشین پسٹل سے تڑتڑاہٹ کی آواز سنائی دی اور جیکسن کے چاروں ساتھی چیختے ہوئے تڑپنے لگے۔ جیکسن کے چہرے پر خوف کے سائے رقص کر رہے تھے، جبکہ ہوٹل کے ویٹرز اور مختلف میزوں پر بیٹھے ہوئے افراد سیمی ہوئی نگاہوں سے فائرنگ کرنے والے سفید فام کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے فلورا کا چہرہ حیرت اور خوف کی ماجگاہ بنا ہوا تھا۔ تم دونوں ساتھی ہو؟ جیکسن نے غصے سے جبڑے بھینچتے ہوئے کہا۔ سفتر، اسے بھی ختم کرنا ہے، فائرنگ کرنے والے نے جیکسن کو جواب دینے کی بجائے اس کے عقب میں کھڑے سفید فام سے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ یہاں نہیں، فی الحال اسے ساتھ لے جائیں گے، سفید فام نے کہا جو سفتر ہی تھا۔ تب مشین پسٹل والے نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا پسٹل نکال لیا اور اس کا رخ جیکسن کے چہرے کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ سفتر جیکسن کی پشت سے ہٹ کر دائیں جانب ہو گیا، مگر ریوالور کا رخ جیکسن کی طرف ہی تھا۔ جیکسن پسٹل والے کی طرف دیکھ رہا تھا جو تنویر تھا۔ ایک دو لمحوں بعد ہی وہ لڑکھڑایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں؟ فلورا نے سفتر سے پوچھا، لالی پاپ کے ہمدرد، لیکن پولیس کو یہ بات مت بتانا، سفتر نے اس کی طرف جھک کر آہستہ سے کہا، اور پھر اس نے اپنا ریوالور جیب میں ڈالا اور جھک کر جیکسن کو کاندھے پر اٹھا لیا۔ تنویر نے گیس پسٹل جیب میں ڈالا اور مشین پسٹل لے کر سفتر کے ہمراہ ہال سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ عمران نے مارٹر کی ساتھی لڑکی مارتھا کو بھی بیکار سمجھتے ہوئے وہیں ختم کر دیا تھا، اور نعمانی خاور کے عمرہ واپس بنگلے پر آ گیا تھا۔ وہاں جولیا اکیلی تھی۔ اس نے بتایا کہ لالی پاپ نے فون کیا تھا اور اس کے کلب کے عملے کو بچانے کے لیے تنویر اور سفتر گئے ہیں۔ عمران سفتر کو کال کرنے ہی والا تھا کہ سفتر اور تنویر واپس آ گئے، اور ان سے کلب کا واقعہ سن کر عمران نے اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ جیکسن کو تہخانے کے دوسرے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ عمران نے لالی پاپ کو فون کر کے کلب میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ عمران صاحب، فرض کیا میجر پرمود کو مارشل ڈربن نے ہیڈ کوارٹر کے بجائے کسی دوسری جگہ رکھا ہوا ہو تو پھر؟ نعمانی نے کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں ملاحظہ کیجیے، اور آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے۔